हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए फाउंडेशन के ब्रिज कोर्स में। और दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वर्ड कभी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, कभी न्यूज चैनल पे देखने को मिलता है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी के ऑनर हो गए, आपको देखने को मिलेगा कि अपनी स्पीच में इस वर्ड को यूज करते हैं। इवन मोदी जी हो गए या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स हो गए, वो बार बार इस शब्द को लेकर बहुत चर्चा में रहते हैं कि एफडीआई एफडीआई एफडीआई। आखिर ये होता क्या है एफडीआई? आज की क्लास के अंदर इसकी पोल खोलेंगे। तुम जिंदगी में किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर लेना, आपको इस वर्ड से फैमिलियर होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, क्यों ना आज ही इस वर्ड से फैमिलियर होते हैं और अपनी नॉलेज पे चार चांद लगाते हैं और सीए की जर्नी को पहले से ही आसान बनाते हैं। आपने देखा है कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो इंडियन नहीं है। गूगल इंडिया की नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की नहीं है, एप्पल इंडिया की नहीं है। ये तीनों अमेरिकन कंपनी है। अमेजॉन अमेरिकन कंपनी है। तो आप देखोगे कि हुंडई सेंट्रो वाली कार जिसकी आती है, साउथ कोरियन कंपनी है। एलजी साउथ कोरियन कंपनी है। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया की नहीं है, लेकिन इंडिया में अपना बिजनेस चला रही है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी फॉरेन एंटाइटी ने, फॉरेन पर्सन, इंडिविजुअल या फॉरेन गवर्नमेंट ने इंडिया के बिजनेस में पैसा लगा रखा है। तो इस पैसा लगाने को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है कि फॉरेन कंट्री के किसी बंदे ने इंडिया में पैसा लगाया है, इंडिया की बिजनेस एक्टिविटी में। लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है। तो आओ आपके सामने ये तरीके डिस्कस करते हैं। एक होती है, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की टाइप्स बता रहा हूं। एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्ट में एफपीआई बोलते हैं। और एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्ट में एफडीआई बोलते हैं। इसके ऊपर ही चर्चा होगी दोस्त। अब मेरी बात सुनो। मान लो कि कोई फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है, चाहे फॉरेन कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो इंडिया की किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है। तो कैसे लगाएगा भाई? मान लो रिलायंस में पैसा लगा रहा है, टाटा में लगा रहा है, अडानी में लगा रहा है, बिरला में लगा रहा है, किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहा है इंडिया में, तो वो उस कंपनी के शेयर खरीदेगा, इक्विटी शेयर खरीदेगा। अगर मान लो किसी बंदे ने 10% से कम शेयर खरीदे हैं, तो यह माना जाएगा कि उसका जो पैसा इंडिया में आया है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। जी हां, फॉरेनर का पैसा इंडिया में लगेगा, इंडिया के बिजनेस में लगेगा, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन 10% से कम किसी कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं किसी फॉरेनर के द्वारा, तो उस इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ध्यान रखना, जब कोई फॉरेनर इंडिया में लेस देन 10% इक्विटी खरीदता है, इक्विटी का मतलब शेयर हो गया, यही मान के चलो, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट एफपीआई हो गई। लेकिन जब कोई फॉरेनर इंडिया की किसी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लेता है, यानी बोला 10% और मोर इक्विटी अगर परचेज कर ली, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक पॉइंट जो आपको यहां पर ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, कि जब तुम किसी कंपनी के 10% या उससे ज्यादा शेयर खरीद रहे हो, तो यार इसका मतलब यह है कि आप उस कंपनी के एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन के मालिक बनने वाले हो। 10% कोई छोटा हिस्सा नहीं होता, एक बढ़िया हिस्से के आप मालिक बनने वाले हो। तो अगर किसी कंपनी में आप इतना पैसा लगा रहे हो, तो आप उस कंपनी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो। आप चाहते हो कि मेरे को उस कंपनी के ऑनरशिप में या मैनेजमेंट में शामिल होने को है। भाई साहब, सच बता रहा हूं, किसी भी कंपनी में तुम पैसा लगाते हो, 1%, 2%, 4%, 5% शेयर खरीदते हो, तो इससे यह माना जाता है कि तुम सिर्फ शेयर से पैसा कमाने के लिए आए हो, तुम सट्टा खेलने के लिए आए हो। सट्टा मतलब स्पेकुलेशन। साफ लिख रहा हूं, देखो बढ़िया भाषा में। यह माना जाता है कि अगर तुम किसी कंपनी के 10 से कम परसेंटेज शेयर खरीदते हो, तो तुम स्पेकुलेशन करने आए हो। हाँ, तो स्पेकुलेशन के पर्पस से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो एफपीआई होती है। लेकिन कंपनी संभालने के, कंपनी में ओनरशिप, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट दिखाने के पर्पस से जो फॉरेन कैपिटल इंडिया में आती है वो एफडीआई होती है। तो पर्पस भी ध्यान रखना है भाई, ऐसे ही कोई पैसा नहीं लगाता। अब आपको पता है कि एक कंपनी है वॉलमार्ट, अमेरिका की कंपनी है। उस कंपनी ने हमारे देश की फ्लिपकार्ट की कंपनी में 81% शेयर खरीद लिए। ऑलमोस्ट 80, लगभग 81% शेयर खरीद लिए। एक बार 4 पॉइंट कुछ परसेंट खरीदे थे, एक बार 77%।
तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये दोस्तों एफडीआई है। 81% शेयर खरीद लिया है वॉलमार्ट ने अमेजोन का और वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का। तो एक तरीके से यार फ्लिपकार्ट उसकी कंपनी हो गई, राइट। जब कोई विदेशी कंपनी हमारे देश की कंपनी में दोस्तों 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है तो वो उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है, और 20% से ज्यादा खरीद लेती है तो शायद उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। तो चलो ये तो टर्मिनोलॉजी पूरी टर्म्स ही अलग है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना था। अब देखो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी टाइम टू टाइम दी जाती है। वर्ल्ड बैंक अपनी डेफिनेशन देता है, डब्ल्यूटीओ कुछ बताता है, आईएमएफ कुछ बताता है, ओईसीडी कुछ बताता है। तो एक बार देख लेते हैं कि आईएमएफ और ओईसीडी ये दोनों अलाइंड है, मतलब एक डेफिनेशन को लेकर। एफडीआई की डेफिनेशन ये क्या बोलते हैं, दोनों ने मिलकर बोला मीनिंग ऑफ एफडीआई, इतना पढ़ना पड़ता है भाई सीए फाउंडेशन के अंदर भी, ठीक है। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, जानते हो ना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है, एंड ओईसीडी, ये शायद तुम नहीं जानते थे। अगर पहले से जानते थे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे ही पता लगेगा कि 11th-12th के अंदर ही बच्चे कितने समझदार होते हैं। हाँ जी, इसकी फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ही क्रेडिबल इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए। इसके डेटा को बहुत ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। हाँ, ये डेफिनेशन देती है, कहता है एफडीआई का इट लिखा है एफडीआई को, इट टिपिकली ऑकर्स थ्रू एक्विजिशन ऑफ मोर देन 10% ऑफ शेयर्स ऑफ द टारगेट एसेट। टारगेट एसेट मतलब कोई टारगेट कंपनी है, कोई प्रॉपर्टी है, उसका मोर देन 10% शेयर आपने खरीद लिया, तो इसका मतलब कि आपने कंपनी के अंदर एफडीआई कर दी। क्या बोला, एफडीआई कर दी। इस बात को ध्यान रखना बस। कितनी आसान डेफिनेशन है, लेकिन मुश्किल शब्दों को समझना चुनौती रहती है, तो यहां पर भी आपको कुछ मुश्किल शब्दों को समझना पड़ेगा। राजे, मुश्किल शब्द क्या है आपके सामने ये लिखा हुआ है, हमारे देश में फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या मोड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये एफडीआई के फॉर्म्स है। बहुत सारे तरीके से फॉरेन कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन एफडीआई के जनरली दो तरीके बहुत पॉपुलर होते हैं। एक फॉरेन कंट्री की कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। किसकी है टेस्ला, इलोन चाचा की। अरे हाँ, वही इलोन मस्क, उस बंदे ने अपनी टेस्ला कंपनी को इंडिया के बेंगलोर में स्टैब्लिश कर लिया, मतलब एक ब्रांच उसने यहां भी खोल दी। हाँ खोल दी, तो इसको एफडीआई बोलेंगे? हाँ बोलेंगे भाई, वो पूरा अपना धंधा या लेकर आ गया, एक नया शुरुआत कर रहा है यहां पर, ठीक है, कर रहा है, कोई बात नहीं, दिस इज कॉल्ड एफडीआई, बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता था कि वो इलोन मस्क इंडिया की किसी कार की कंपनी में थोड़े से शेयर परचेज कर ले, 11%, 10%, 12%, तो ये भी एफडीआई होती। तो एफडीआई करने के पॉपुलरली दो तरीके हैं, या तो आप अपना एक नया प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट करो, या ऑलरेडी किसी का प्रोजेक्ट चल रहा है आप उसके बीच में घुस जाओ उसके शेयर खरीद के। दो तरीके हैं। तो दोस्तों, जब कोई फॉरेन बंदा इंडिया में कोई नया प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को, उसकी एफडीआई को हम बोलते हैं ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या ग्रीनफील्ड एफडीआई। लेकिन वो किसी के बने बनाए बिजनेस के अंदर 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई फॉरेनर ऑलरेडी बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है, उसके अंदर मर्ज होके, मर्ज मतलब घुस रहा है उसके अंदर। तो देखो जरा, अगर मैं मोड देखूं कितने तरीके की एफडीआई होती है, वैसे बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन जनरली मैं दो ही तरीके समझाने वाला था आपको। एक होता है जी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, अगर ये वर्ड तुम पहले ही जान लो तो आगे बहुत आसानी होगी। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कोई फ्रेश प्रोडक्शन स्टार्ट करना। और दूसरा होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट कर रहे हो मर्ज होके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो इलोन चाचा ने इंडिया में बेंगलोर में अपना धंधा स्टैब्लिश किया है, वो ग्रीनफील्ड है या ब्राउनफील्ड है? कमेंट में टाइप होना चाहिए, आपकी डेडिकेशन मुझे पता लगेगी इस चीज से। दोस्तों देखो, आपको एक बात बताता हूं, जब तुम सीए फाउंडेशन की तैयारी करते हो ना, तो आपको पास होने के लिए 200 नंबर लाने होते हैं 400 में से, यह बात सबको पता है। लेकिन अगर 100 बच्चे सीए फाउंडेशन का पेपर दे रहे हैं, तो मोर देन 70-75 बच्चे इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते। इस पेपर को इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने पहले से डेडिकेशन से उस सब्जेक्ट को समझा ही नहीं है, या सिर्फ सीए फाउंडेशन में एनरोल कर लिया है, जबरदस्ती पेपर देने चले गए हैं, उसकी तैयारी करी नहीं है। अगर आप शिद्दत से तैयारी करोगे, अगर आप बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे,
तो आप आसानी से 200 नंबर स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा यह टारगेट नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपके 260 नंबर आते हैं 400 में से, तो आपको यह माना जाता है कि आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो। भाई अगर आपके 280 नंबर आते हैं, तो आपकी मार्कशीट पे लिखा होता है कि आप पास विद डिस्टिंक्शन हो, सक्सेसफुल विद डिस्टिंक्शन लिखा होता है, मतलब डिस्टिंक्शन आ गई है। 280 मार्क्स मतलब 70%, समझ रहे हो। अगर आप 300 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो ये अलग ही लेवल के बंदे होते हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको सच में आपका दिल कहता है कि तुम्हें सीए बनना ही है, तो यार कुछ स्टेप फॉलो करना ढंग से। पॉइंट नंबर 1, जो आपका ये ब्रिज कोर्स हम करा रहे हैं ना, ये चाहे तुम अपने दोस्त को बताओ, चाहे भाई बंधु को बताओ, किसी को तो बता सकते हो कि ब्रिज कोर्स सबसे पहले वो कर ले क्लास 11th में ही। करने वाले तो इसको 12th में कर रहे हैं, क्लास 11th में भी इसको किया जा सकता है। फिर क्लास 12th के अंदर आप एक बैच, जैसे कि हमारा संपूर्णा बैच होता है, संपूर्णा बैच होता है सीए का, इस बैच के थ्रू एक रूटीन में, डेडिकेशन में, प्रैक्टिस के साथ तैयारी कर सकते हो। तो तब जाके तुम्हारा सीए फाउंडेशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको वो बातें माननी होंगी जो आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर्स आपको गाइड करते हैं। जब मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन में, तो चैप्टर नंबर 9 होगा, उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में एक टॉपिक आता है एफडीआई और एफपीआई का, तो वो टॉपिक आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। तो ऐसे बहुत अलग अलग टॉपिक्स आते हैं जो 12th और 11th में हमने पढ़े नहीं होते। तो सीए फाउंडेशन के ब्रिज कोर्स में ये झलक आपको दिखाना चाह रहा था। आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं दोस्तों, एक होता है सीबीएसई बोर्ड का बच्चा, एक होता है स्टेट बोर्ड का बच्चा। दोनों के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिलेबस पढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें डिलेटेड है एनसीईआरटी से, वैसे करके वो सिलेबस पढ़ता है। स्टेट बोर्ड का बच्चा है वो पूरी एनसीईआरटी पढ़ता है। तो दोनों में फर्क क्या होता है, सीए फाउंडेशन स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि उन्होंने पहले ही पढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीबीएसई वाला बच्चा प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ये सब नहीं पढ़ रहा, स्टेट बोर्ड वाला बच्चा पढ़ रहा है। और ये चीज सीए फाउंडेशन में आएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने वो ब्रिज कोर्स के अंदर उसकी एक वीडियो भी बना दी थी, कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा हो तो वो भी उसको देख सकता है, तो सबके लिए फायदेमंद है। और जैसे कि मैं मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर की बात करता हूं, तो मनी सप्लाई की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा मनी सप्लाई का सिर्फ एक तरीका पढ़ रहा है, M1, एक मेजर पढ़ रहा है। स्टेट बोर्ड वाले बच्चे को चारों मेजर पढ़ने हैं, M1, M2, M3, M4। और सीए फाउंडेशन में चारों मेजर हैं। अब तुम बोलोगे सर ये मुझे करा दो, हाँ मैं ये एक पर्टिकुलर वीडियो में लाऊंगा ब्रिज कोर्स के अंदर, वो आपको करा दूंगा, आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, अभी तो मैंने इतनी सी बात करी है, धीरे धीरे करके और बात आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप सच में एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, सीए फाउंडेशन बहुत आसानी से पास करना चाहते हो, तो सीए ब्रिज कोर्स की सारी वीडियोस लगातार बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको देखते चलो, अपने बेसिक की कवरेज करते चलो। आगे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आसानी ही होगी सब्जेक्ट को कवर अप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे, और कोई भी आपको दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है, आप उस पर कमेंट करके बता सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।